हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल की जो पार्ट 3 जो मैं आज कराने वाली थी आप लोग को, जहाँ पे हम सीडीकेज और चेक पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। और आज हम जो समझने वाले हैं वो डायग्राम से ज़्यादा समझने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं थ्योरी पढ़ाने लग गई इसकी तुम्हें समझ नहीं आने वाला है। तो मैं डायग्राम्स के थ्रू तुम्हें प्रॉपर समझाने वाली हूँ और आई होप ये आज कंप्लीट हो जाएगा और कुछ पार्ट रह जाएगा तो फिर मैं कल क्वेश्चंस के साथ जो सेल साइकिल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और जो भी थोड़ा सा रह जाएगा मैं कल डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से किसी को भी CSI UGC नेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ से आपको अनअकैडमी की जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ आना है और आपको सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर लगता है कि मैं 6 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं, 24 मंथ्स का ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन कोचिंग की तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर प्रॉपर लाइव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे टीचर के साथ इंटरेक्शन हो सकती है, तुम्हारे डाउट क्लियर हो सकते हैं और तुम्हें PDF भी मिल जाती है नोट्स की। तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन, और अभी भी ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे हम ऑफलाइन का सोच भी नहीं सकते, तो आई थिंक इट्स बेटर। और यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आई थिंक अगर आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 10% ऑफ चाहिए अपनी पेमेंट पे तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं। कुमकुम 10 कोड अप्लाई करने से आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको मेरी क्लास मिलेगी, आपको सारे टीचर्स की क्लास मिलेगी जो CSI UGC नेट लाइफ साइंसेज से होगा, जो भी पढ़ाता होगा CSI UGC नेट लाइफ साइंसेज को, उन सबकी क्लासेस को आप देख सकते हैं, आप वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये सबकी क्लासेस आपके लिए फ्री रहेंगी, मतलब उसमें इंक्लूडेड होंगे सब्सक्रिप्शन में ना। अगर पेमेंट मेथड की बात करूँ तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, पेटीएम या पेपल का, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी सब कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 27th, मतलब 26 को इनॉग्रेशन है एंड 27 से हमारी ये सीरीज स्टार्ट होगी, जहाँ पे हम जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द प्रीवियस क्वेश्चंस, सबको मिला के आपको क्वेश्चंस एक सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे आपको अपने अपने आप को देखने का मौका मिलेगा वेदर यू नो और नॉट। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता तो आप अच्छे से और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सेल साइकिल स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक रह गया था कल मेरा, मैंने तुम्हें बताना, मतलब मैं आज बताने वाली थी उसको। क्वेश्चन में क्या आता है, तुम्हें ऐसे ग्राफ दे दिया जाता है। ठीक है, तुम्हें ऐसे ग्राफ दे दिया जाता है, जैसे ये वाला ग्राफ है ना, तुम्हें ऐसे ग्राफ दे दिया जाता है एंड दे आस्क्ड कि नंबर ऑफ सेल्स किसके ज्यादा होंगे। तुम सिर्फ डायरेक्टली तुमसे ये पूछेगा G1 कहाँ है, S कहाँ है, G2 प्लस M कहाँ है, तुमसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर तुम प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे तो तुम्हें ये 5-6 बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तुम्हें बहुत बार रिपीटेशन में ये क्वेश्चन आया है, बस घुमा देते हैं। तुम्हें पहले क्या चेक करना है जब ये क्वेश्चन करोगे कि यहाँ पे लिखा होना चाहिए नंबर ऑफ सेल्स। जब हम y एक्सिस की बात करते हैं तो तुम्हें पहले चेक करना है कि यहाँ पे लिखा होना चाहिए नंबर ऑफ सेल्स, अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है तो तुम्हें उसको गलत बोल देना है ग्राफ को। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ DNA पर सेल, अमाउंट ऑफ DNA पर सेल लिखा होगा हमारा x एक्सिस पे। इस मतलब क्या हुआ हमारा, जब ये ग्राफ हम स्टडी करेंगे तो y एक्सिस पे तो हमारा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सेल्स होने चाहिए, और x एक्सिस पे हमारा क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ DNA पर सेल। उसके बाद ही हम इस ग्राफ को बोलेंगे कि हाँ ये सही है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं G1 की बात करूं तो क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स काफी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत होती है G1 सेल्स में, लेकिन एस फेज में आते आते क्या होता है वो कम हो जाती हैं। फिर रेप्लिकेशन होगा, एस फेज में रेप्लिकेशन होगा, फिर से वो G2M में बढ़ जाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, हमारा डिवीजन हो जाएगा, आइडेंटिकल सेल्स बन जाएंगी, तो फिर से कम हो जाएंगी। तो ये होता है एक प्रोसेस जो हमारा G1 और G2M में होता है, जहाँ पे हमारा सेल का कितना कॉम्बिनेशन, मतलब सेल कितनी प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ DNA पर सेल किस में ज्यादा है, ये पता चल जाता है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था कि आज स्टार्टिंग क्लास में बता दूंगी जिससे तुम्हें याद रहेगा इस चीज का।
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले थे चेक पॉइंट्स की और कैसे सेल साइक्लिन सीडीकेस कैसे काम करती हैं। कल वाली क्लास में मैं साइक्लिन्स बता चुकी हूँ, मैं सीडीकेस बता चुकी हूँ कि साइक्लिन्स क्या होते हैं, सीडीकेस क्या होते हैं, प्रोफेज एनाफेज ये सारी स्टेजेस बता चुकी हूँ, इंटरफेज वाली सारी स्टेजेस बता चुकी हूँ। तो अब मेरा जो बचा है वो बचा है चेक पॉइंट्स एंड हमारा साइक्लिन्स वगैरह का पूरा फंक्शन कि कहाँ पे कौन सी साइक्लिन्स प्रेजेंट होती है। अब मैंने बताया था कि G1 फेज के बाद आती है एस के बाद आती है G2 और G2 के बाद क्या आती है M फेज आती है। अब ये जो G1 फेज होती है यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट होता है जहाँ से हमारी सेल साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि हमें स्टार्ट करना है। पहला चीज, अगर हमारी सेल के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट होगा, अगर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो हमारी सेल ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी और G1 क्या होगा एस फेज में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए, मेटिंग फैक्टर चाहिए प्रॉपर एंड सेल साइज। माना कि सेल साइज इतना था और अगर हमें एंटर करना है तो हमें इतना चाहिए, तो क्या सेल कर पाएगी एंटर? नहीं कर पाएगी। जब तक इतना सेल साइज नहीं होगा तब तक सेल एंटर नहीं कर पाएगी। तो कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्ट पॉइंट के लिए कि स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई तो G1 will not enter into the S phase while it will enter into G0। ये कल मैं बता चुकी हूँ कौन सी स्टेज होती है, क्विसेंट स्टेज होती है। तो G1 जो होता है वो हमारा क्विसेंट स्टेज में चला जाएगा और ये जो स्टेज होती है वो हमारी इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल होती है मतलब अगर हमने इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, सेल साइज अगर सही हो गया, मेटिंग फैक्टर्स इसके काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये फिर से G1 में आएगी एंड अगर प्रॉपर चीजें हुई तो ये स्टार्ट कर देगी, ये एस फेज में भी आ सकती है ना। एस फेज से कहाँ आएगी, G2 फेज में। G2 फेज में क्या आएगा, फिर M फेज में क्या हो जाएगा, डॉटर सेल निकल जाएगी। चलो देखो, ये तो तुम्हें याद करना ही करना है ऑब्वियसली। अगर सेल साइकिल पढ़ रहे हैं और साइक्लिन्स और सीडीकेज अगर तुम्हारे टिप्स पे नहीं है तो तुमने कोई सेल साइकिल नहीं पढ़ा है। तो ये तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए कि तुम्हें याद होनी चाहिए। चलो कोशिश करते हैं पहले। देखो, अगर मैं G1 की बात करती हूँ तो उसमें जो साइक्लिन आती है वो आती है साइक्लिन डी। ऐसे याद करो, G1 आई हमारा, उसमें आया साइक्लिन डी। साइक्लिन डी के साथ कौन सा आएगा, CDK4 और 6। CDK4 और 6 किस में आएगा, G1 साइक्लिन में आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, कैन रिएक्ट टू द आउटसाइड सिग्नल सच एज ग्रोथ फैक्टर और माइटोजेंस। तो तुम्हें पता है कि जो G1 साइक्लिन है उसको कुछ आउटसाइड सिग्नल्स चाहिए होते, चाहे न्यूट्रिएंट हो, चाहे ग्रोथ फैक्टर्स हो, चाहे मेटिंग फैक्टर्स हो, उसके बाद भी आगे बढ़ सकती है। तो इसके लिए क्या होता है, हमें आउटसाइड सिग्नल चाहिए होता है इस साइक्लिन को एक्टिवेट करने के लिए। अब मैंने तुम्हें कल ये भी बताया था, जो साइक्लिन्स होती हैं उनका सिर्फ फंक्शन होता है सीडीकेज से बाइंड करना, और ये सीडीकेज टूटती रहती हैं और बनती रहती हैं। अगर टूटेंगी नहीं तो आगे वाला, जैसे अगर ये CDK4 टूटा नहीं, ठीक है, ये हमारा नहीं खराब हुआ, तो क्या ये इसमें एंटर कर पाएगा, नहीं। पहले इसको टूटना पड़ेगा फिर एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा फिर टूटेगा फिर ये एक्टिवेट होगा। तो टूटते हैं और एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, साइक्लिन्स रिमूव होते हैं फिर आके जुड़ते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। तो G1 में याद करो साइक्लिन डी होता है, CDK4 to 6 होता है, 4 और 6 होता है ना। G1S मतलब ये कौन सी स्टेज हो गई, जैसे अगर मैं ये साइकिल बनाऊं, ये हो गई हमारी G1, ये हो गई S, एक सेकेंड, ये हो गई S, ये हो गई G2 और ये हो गई हमारी M फेज। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक और साइक्लिन जो यूज होती है G1S के बीच में, वो कौन सी होती है, साइक्लिन E एंड A। कौन सी साइक्लिन, साइक्लिन E एंड A। ये जो होती है हमारी G1 और S के बीच में यूज होगी। और जो CDK यूज होती है उसे बोलते हैं CDK2। CDK2 जो होगी, अब तुम कैसे याद रखोगे, देखो जो साइक्लिन B वाली जो हो गई CDK4 और 6, एक इसको याद कर लो, और जो साइक्लिन M फेज की जो होती है जिसे हम नॉर्मली B बोलते हैं, इसमें B नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो होती है CDK1। इसको याद करो, जो बीच वाली दो जितनी भी आएंगी वो हमारी कितनी होंगी, CDK2 ही होंगी, CDK2 ही होंगी, ठीक है, वो CDK2 ही होंगी। तो G1 और S की बात करूं तो इसमें जो साइक्लिन्स आने वाली है वो आने वाली है E एंड A, ठीक है, E एंड A, और जो CDK है वो है 2। अब इसमें क्या होता है, G1 और S में सेंट्रोसोम का डिप्लीकेशन होगा, इंपॉर्टेंट फॉर रीचिंग स्टार्ट पॉइंट, क्योंकि बीच में ही हमारा स्टार्ट पॉइंट आता है। देखो ये रहा, बीच में ही स्टार्ट पॉइंट आता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सेल साइकिल है वो आगे प्रोग्रेस कर पाए। तो याद रखो साइक्लिन्स E एंड A, CDK2
फॉर G1S। अगर मैं S फेज की बात करती हूँ, S फेज में जो साइक्लिन्स यूज होती हैं, साइक्लिन्स E एंड A जो होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। E एंड A जो होती है S फेज में यूज होगी, जिसमें जो CDK यूज होगा वो 2 होगा। अब इसमें क्या होगा, हेलिकेज आएंगी एंड पॉलीमरेजेस आएंगी। अब ये रिलेट करके देखो तुम, जब रेप्लिकेशन होता है तब क्या होती है, हमारी हेलिकेजेस आती हैं, हमारी DNA पॉलीमरेज आती है। तो यहाँ पे भी तो हमारे एस फेज में रेप्लिकेशन ही हो रहा है ना, डीएनए का तो रेप्लिकेशन हो रहा है। तो पूरा प्रोसेस होगा, ये फॉक वाला पूरा प्रोसेस होगा, जहाँ पे हमारा हेलिकेज आके बाइंड कर जाएंगी, एसएसबी प्रोटीन्स आके बाइंड कर जाएंगी, हमारा ये खुल जाएगा, हमारे लेगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ये सारा का सारा प्रोसेस एस फेज में होने वाला है। तो हमारी जो CDK2 होती हैं और साइक्लिन्स E एंड A होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेप्लिकेशन के लिए, जो टारगेट करती हैं हेलिकेजेस को और पॉलीमरेजेस को। आई होप ये रिलेट कर पाए होंगे तुम कि एस फेज में ही रेप्लिकेशन होता है, तो DNA का जो रेप्लिकेशन है वो यहाँ हो रहा है, जो हम उसमें पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम फेज। एम फेज की बात करूं तो एम फेज में जो साइक्लिन्स यूज होती है A एंड B, लेकिन जो B होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। मतलब साइक्लिन B जो होती है, ये स्टार्टिंग में साइक्लिन A एंड B होती है, लेकिन लास्ट में जो आती है साइक्लिन B आती है, जिसके साथ कौन बाइंड करके रखता है, साइक्लिन B किसके साथ बाइंड करता है, CDK1 के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं G2M चेक पॉइंट को। अगर मैं बात करूं A और B की, ये चेक पॉइंट G2 और M को रेगुलेट करेंगे। मतलब उसको रेगुलेट करने का मतलब है कि अगर उस साइकिल को आगे जाना है तो इनको ओपन करेंगे, चेक पॉइंट को, इसको यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। द साइक्लिन्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग S but not active until synthesis is complete. The phosphoryl lots of downstream targets. चलिए आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसको टारगेट करने वाले हैं, किसको नहीं करने वाले हैं। तो ये वाला पूरा का पूरा तुम्हें पूरा का पूरा ये जो टेबल है ये याद होनी चाहिए, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। देखो G1 फेज था हमारा, G1 फेज में क्या था, साइक्लिन D था एंड CDK4 और CDK6 था। बीच तक आया, जहाँ पे स्टार्ट होने वाली प्रोसेस थी, वहां पे साइक्लिन E आ गया, CDK2 आ गया। S फेज में आया साइक्लिन A एंड CDK2। अगर मैं G2 फेज की बात करूं तो CDK1 एंड साइक्लिन A एंड B, ठीक है। और M फेज में जैसे एंड कर जाता है तो कौन सी हो जाती है, साइक्लिन B एंड CDK1। ये कौन सा फेज था जो मैंने पीछे बताया था, G2M फेज, या फिर जिसे बोलते हैं M फेज, मतलब G2M फेज का ट्रांजिशन है ये वाला फेज। और साइक्लिन B और CDK1 जो आएंगी वो हमारी M फेज में आएंगी, ठीक है। नाउ चेक पॉइंट्स की बात करते हैं। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, कोई बदमाश भाग गया है या फिर कुछ भी हो गया है, तो पुलिस चेक पॉइंट्स लगा देती है, हर जगह चेक पॉइंट्स लगा देगी, चेक करेगी कि हाँ ये बंदा जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये वाली कार निकल सकती है नहीं निकल सकती है। तो हमारे यहाँ पे भी क्या होते हैं, ये चेक पॉइंट्स होते हैं। ये क्या चेक करते हैं कि DNA का रेप्लिकेशन जो हुआ है ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्रोमोसोम ढंग से अलाइनमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, रेप्लिकेशन ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये चीजें नहीं होती है तो ये चेक पॉइंट्स वहीं पे उस चीज को रोक देते हैं। मतलब सेल साइकिल को क्या करेंगे, सेल साइकिल को अरेस्ट कर देंगे और उसको बोलेंगे या फिर तो चांस देंगे कि तुम दोबारा से ठीक करो। अगर वो नहीं करता है तो उसकी अपॉप्टोसिस करा देते हैं, ठीक है। ये होता है पूरा प्रोसेस चेक पॉइंट्स का। अगर मैं बात करूं G1 फेज की, तो G1 फेज में जो प्रॉब्लम आती है वो नॉर्मली डैमेज्ड DNA की आती है, क्योंकि यहाँ पे DNA जो होता है वो डैमेज ना हुआ हो, एक बार ये चेक हुआ जाता है। अगर निकलता है DNA डैमेज है तो यहाँ पे चेक पॉइंट जो होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद वो सारी प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं एस फेज की, एस फेज में क्या होता है, अनरेप्लिकेटेड डीएनए। तुम्हें पता है यहाँ पे रेप्लिकेशन होने वाला है, तो अगर हमें अनरेप्लिकेटेड डीएनए दिखा या फिर डैमेज्ड डीएनए दिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया जाएगा, सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा हमारा कि आगे जो प्रोसेस होगी वो बढ़ेगी नहीं, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। नेक्स्ट इज अनरेप्लिकेटेड डीएनए और डैमेज्ड डीएनए G2 फेज में भी। अगर क्रोमोसोम मिस अलाइनमेंट हो गया या फिर सेग्रीगेशनल प्रॉब्लम हो गई, कौन सी सेग्रीगेशनल प्रॉब्लम हो गई, या फिर स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट ढंग से नहीं हुआ, स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट ढंग से नहीं हुआ एम फेज में,
तो क्या होगा, इस टाइम पे भी हमारा चेक पॉइंट ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे सेल साइकिल को अरेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर एमफेज की बात करूँ तो सेग्रीगेशनल प्रॉब्लम हो गई या फिर स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट प्रॉब्लम हो गई, क्रोमोसोम मिसअलाइनमेंट हो गया, तो एमफेज वहां पे स्टॉप कर देगी। अगर मैं बात करूँ डीएनए डैमेज्ड की, तो वो हमारा कहाँ पे होगा, G1 फेज में होगा, एस फेज में अनरेप्लिकेटेड और डैमेज डीएनए होगा, G2 में जो होगा अनरेप्लिकेटेड और डैमेज और डीएनए होगा। चलो फर्स्ट बात करते हैं G1 चेक पॉइंट्स की। G1 checkpoints also known as the restriction point in mammalian cells। इनको क्या बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। ये मैंने कल भी बताया था, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं या फिर स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो रिस्ट्रिक्ट करती है चीजों को, मतलब जहां से स्टार्ट होने वाली है, अगर उसको प्रॉपर चीजें नहीं मिली तो वो स्टार्ट ही नहीं करेगी, वो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बन जाएगा, वो रोकने वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो G1 चेक पॉइंट है उसको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं मेमेलियन सेल्स में, एंड द स्टार्ट पॉइंट इन ईस्ट में स्टार्ट पॉइंट बोलेंगे और मेमेलियन सेल में क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलेंगे। It is the point at which the cell becomes committed to entering the cell cycle। तो एक ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेल कमिटेड हो जाती है कि मुझे सेल साइकिल में एंटर करना ही पड़ेगा, मुझे ऑप्शन नहीं है। मतलब एक बार क्या हुआ, जीवन साइकिल को क्रॉस करा, जैसे उसको न्यूट्रिएंट मिला प्रॉपर, उसको पूरा मैग्नेटिक फैक्टर सब मिल गया, तो वो क्या करेगा, मीटिंग फैक्टर पूरे मिल गए, तो दिल एंटर इनटू द एस फेज और उसके बाद रिवर्ट बैक नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये कमिटेड स्टेप भी हो जाएगा, ये कमिटेड स्टेप भी हो जाएगा कि अगर एक बार इसको कमिटमेंट दे दी, मतलब एक बार इसको न्यूट्रिएंट दे दिया, मेटिंग फैक्टर्स दे दिए, ग्रोथ फैक्टर्स दे दिए, तो ये कमिट हो जाएगा अपने काम के लिए और अपना सेल साइकिल को एंटर हो जाएगा और आगे बढ़ाएगा। नाउ एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है लेकिन इसमें, अगर डीएनए डैमेज होगा तो इज द मेन इंडिकेशन फॉर अ सेल टू रिस्ट्रिक्ट एंड नॉट एंटर द सेल साइकिल। मतलब अगर पता चला कि डीएनए डैमेज हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को वही रोकना पड़ेगा, सेल को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, सेल आगे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करते हैं, द डिसीजन टू कमिट अ न्यू राउंड ऑफ द सेल डिवीजन अकर्स व्हेन द सेल एक्टिवेट्स साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ठीक है, सीडीके काइनेजेस ट्रांसक्रिप्शन व्हिच प्रमोट्स द एंट्री इनटू एस फेज। दिस चेक पॉइंट एंश्योर द फर्दर प्रोसेस। अब कैसे होता है कि अगर मैं जीवन में थी, ठीक है, और मुझे क्या हुआ, न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, अब मुझे जीवन से एस में जाना था, लेकिन क्या हुआ, जब मैंने डीएनए का चेक करा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ डैमेज है डीएनए का। ठीक है, डैमेज है डीएनए का, तो क्या मैं एस फेज में जाने दूंगी उसको, उसको नहीं जाने दूंगी। तो जो सीडीकेज होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए, मतलब जीवन से एस में भेजने के लिए, वो क्या हो जाएंगी, फिर इनएक्टिव हमें उन्हें करना पड़ेगा। अगर वो इनएक्टिव नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगी, सेल साइकिल का प्रोग्रेशन करा देंगी। देखो अब क्या होता है यहाँ पे देखो G2 हो गया हमारा, G1 M G2 एंड S। हमें G1 को देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट था, हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स आ गए पूरे के पूरे। ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, हमारे रेफ ERK एंड MEG काइनेजेस को एक्टिवेट करेंगे। ये MEG काइनेज एक्टिवेट जैसे ही होती हैं, वो क्या करेंगी, हमारी ये रेस्पॉन्सिबल होंगी सिंथेसिस ऑफ डी टाइप साइक्लिन्स। हमें भी पता है कि कैसी साइक्लिन होती है, यहाँ पे साइक्लिन डी होती है। तो जो ग्रोथ फैक्टर्स होंगे वो रेफ ERK MEK को एक्टिवेट करेंगे। ये क्या करेंगे, सिंथेसिस करा देंगे डी टाइप्स ऑफ साइक्लिन्स की, जिसकी वजह से क्या होगा, CDK4 CDK6 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर हमारा प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर मिला है तो, अगर प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर मिला है तो, ये एक्टिवेट हुए हैं तो तब हमारी सिंथेसिस पूरी करा देंगे। लेकिन कभी कभी क्या पता चलता है हमें कि ये जो डीएनए था लेकिन ये तो डैमेज था। हमें पता चला पूरा चेक पॉइंट करने के बाद में कि ये जो डीएनए है ये तो क्या है, हमारा डैमेज्ड है। तो अब डैमेज डीएनए का जैसे हमें पता चलेगा कि ये तो डैमेज्ड है, फिर क्या होगा, दो चीजें एक्टिवेट होती हैं, एक होती है हमारी ATM और एक होती है ATR। इसमें क्या डिफरेंस होता है, ATM तब एक्टिवेट होती है जब हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक होता है। क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक होता है। ATR कब एक्टिवेट होती है, जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक होता है। ऐसे याद रखो, ATM में पैसे होते हैं बहुत पैसे वाला होता है, तो बहुत पैसे वाला है तो बहुत बड़ा भी होगा,
तो वो डबल स्टैंडर्ड होगा। लेकिन ATR जो है इसका छोटा भाई है, थोड़ा कम पैसा है इसके पास, तो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। तो ये होता है ATM और ATR में डिफरेंस। अब ये जो ATM जो हो गया हमारा, ये एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, ये चेक पॉइंट 2 को बोलता है, ये चेक पॉइंट 2 को बोलता है, चेक पॉइंट 2 को बोलेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आगे DNA डैमेज हो गया है, तुम्हें जाके काम देखना पड़ेगा वहां पे जाके। तो ATM बोलता है चलो ठीक है, मैं चेक पॉइंट 2 को बोल देता हूँ, एक बार देख लेगा। चेक पॉइंट 2 जाता है और वो क्या करता है, P53, दिस इज P53, P53, ठीक है, P53 को बोलता है जाके कि आपका काम खराब कर दिया है चेक पॉइंट 2 ने, मतलब DNA डैमेज हो गया, आप अब एक्टिवेट हो जाओ। तो क्या होता है, इसको कर दिया जाता है फॉस्फोराइलेट, ये तो डायरेक्टली कर देगा या फिर चेक पॉइंट के थ्रू करेगा। जैसे ही P53 हमारा ये हुआ फॉस्फोराइलेट, जैसे ही फॉस्फोराइलेट होगा वो ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, ठीक है, और उसके बाद क्या रिलीज करेगा, P21 mRNA। कौन सा, P21। देखो ATM एक्टिवेट हुआ, उसने चेक पॉइंट 2 को बोला जाके काम देखो, अपने चेक पॉइंट को जाके देखो। चेक पॉइंट ने क्या करा कि P53 का फॉस्फोराइलेशन करा दिया। जैसे P53 का फॉस्फोराइलेशन होगा वो किसको रिलीज करेगा, P21 को, ठीक है। अब ये P21 का फंक्शन क्या है, P21 का फंक्शन है वो इनहिबिट कर देगा CDK2 और साइक्लिन E को, जो किस में एंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट थी, G1S में इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। CDK2 और साइक्लिन E, देखो ये मैंने बताया हुआ है, CDK2 और साइक्लिन E जो है हमारे G1S के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारा G1 से S में जाने का जो चेक पॉइंट था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ पे जाके फिर क्या हो जाएगी, G1 हमारा अरेस्ट हो जाएगा, G1 क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो हमारा तो आगे बढ़ने वाला था, लेकिन हमारा क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड या फिर सिंगल स्टैंडर्ड DNA ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा ये सारा प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे जीवन को अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब आता है रोल ऑफ RB प्रोटीन इन सेल साइकिल रेगुलेशन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है एक, RB इज रेटिनोब्लास्टोमा। RB को क्या मतलब होता है, रेटिनोब्लास्टोमा इसका मतलब होता है। इट इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसका मतलब क्या है, ये ट्यूमर को सप्रेस करती है। ये क्या करती है, ट्यूमर को सप्रेस करती है। मतलब अगर हमारी बॉडी में कहीं बहुत ज्यादा डिवीजन होने लग जाएगा तो ये RB प्रोटीन क्या करेगी, उस डिवीजन को इनहिबिट करेगी, ये उस ट्यूमर को बनने नहीं देगी, ठीक है। अगर इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, अगर इसने अपना फंक्शन खो दिया, मतलब RB प्रोटीन का फंक्शन लॉस हो गया, मतलब जो पहले वो काम क्या कर रही थी, पहले काम कर रही थी ट्यूमर को रोकने का, लेकिन अब उसने बोला कि मुझे ये काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है, उसने बोला मुझे छोड़ना पड़ेगा ये काम। तो जैसे ही उसने काम छोड़ा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना काम छोड़ दिया। वो कैंसर से तो बचा रही थी, उसने काम छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉजेज अ रेटिनोब्लास्टोमा। ये कैंसर किसका होता है, रेटिना ऑफ आई में होता है, ठीक है। तो अगर इसका फंक्शन लॉस हुआ तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। ये कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, 13th क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। RB is to prevent excessive cell growth by inhibiting a cell cycle progression। मतलब रेटिनोब्लास्टोमा का मतलब क्या है कि ट्यूमर को रोक रहा है, तो ट्यूमर को रोक रहा है मतलब एक्सेसिव सेल ग्रोथ को रोक रहा है। कैसे, सेल साइकिल को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है, मतलब G1 से S फेज में ही नहीं जाने दिया, रेप्लिकेशन ही नहीं होने देगा, तो उसकी सेल कंप्लीट मतलब डिवीजन हो पाएगा, सेल साइकिल प्रोग्रेशन हो पाएगा। अगर सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं होगा तो हमारा सेल को कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये होता है इसका फंक्शन। आई होप ये वाला चीज समझ आई हो। चलो एक बार इससे करके देख लेते हैं, फिर आ जाएगा। देखो ये माना था हमारी RB प्रोटीन थी और ये था E2F। अब E2F क्या होता है, देखो E2F क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड, जो किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है इसकी, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो हमारा G1 से S फेज में, मतलब G1 से S या फिर S फेज में क्या करेगा, हमारे साइक्लिन को भेज देगा, मतलब हमारी सेल साइकिल को प्रोग्रेशन करा देगा, ठीक है। तो E2F क्या है, एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है
कि अगर वो एक बार एक्टिवेट हो गया तो वो खुद को दोबारा से ही एक्टिवेट करता रहता है, खुद को दोबारा से एक्टिवेट करता रहता है, अपनी इतनी सारा चीजें बना देता है जिसकी वजह से सेल साइकिल प्रोग्रेशन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन करा देता है। ठीक है, तो जो E2F है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो हमारे क्या होता है G1 से S फेज में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या होता है अगर ये E2F एक्टिवेट हो गया तो खुद को ही एक्टिवेट करता रहता है और ट्रांसक्रिप्शन करा देता है, आगे बढ़ा देता है चीजों को, आगे सेल साइकिल को प्रोग्रेस करवा देता है। अब यहाँ पे देखो E2F को कौन बाइंड करके रखा हुआ है, एक सेकेंड सॉरी, आरबी क्या कर रखा है E2F को बाइंड करके रखा हुआ है। तो आरबी ने क्या करा हुआ है E2F को बाइंड करके रखा हुआ है, उसको बोला हुआ है कि मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी यहाँ से। लेकिन जो CDK4 है, जो हमारे CDK4 हैं और 4 और 6 और साइक्लिन डी हैं, वो बोलते हैं आप कैसे नहीं जाने दोगे, हम दिलवाएंगे, हम E2F को फ्री करवाएंगे आपसे। तो वो लोग क्या करते हैं, अब देखो CDK क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, काइनेज का फंक्शन क्या होता है फॉस्फोराइलेट करना। तो वो क्या करेंगे इस आरबी को फॉस्फोराइलेट कर देंगे, देखो ये रहा फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। जैसे ही आरबी फॉस्फोराइलेट होगा उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और जैसे ही शेप चेंज होगी उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा E2F था वो हमारा फ्री हो जाएगा। ठीक है, वो E2F हमारा फ्री हो जाएगा। जैसे ही E2F फ्री हुआ वो क्या करा देगा, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करा देगा, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करा देगा। आया समझ। लेकिन क्या होता है कभी कभी ये आरबी जो है हमारा छूटता ही नहीं है, ये हमारा सेल साइकिल अगर अरेस्ट करना है तो आरबी क्या होगा, फॉस्फोराइलेट नहीं होगा, क्योंकि इनको ब्लॉक कर दिया जाता है। CDK4, 6 और साइक्लिन डी को चेक पॉइंट्स के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट होंगे नहीं और आरबी इसको छोड़ेगा नहीं और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, रिप्रेस्ड हो जाएगा। चलो एक बार समझाती हूँ इसको ढंग से। ये हमारा आरबी था, ये हमारा E2F था, ठीक है, इसको इसने बाइंड करके रखा हुआ, लेकिन हमारा CDK4 और 6 और साइक्लिन डी आए, उन्होंने क्या करा, आरबी को क्या कर दिया, आरबी को कर दिया फॉस्फोराइलेट। जैसे फॉस्फोराइलेट करेगा E2F हो जाएगा फ्री, जैसे फ्री हुआ वो ट्रांसक्रिप्शन करा देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी सेल साइकिल में कुछ डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेक पॉइंट जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे चेक पॉइंट्स एक्टिवेट होंगे वो क्या करेंगे, CDK4 और 6 को इनिबिट कर देंगे, इनिबिट कर देंगे तो आरबी जो होगा फॉस्फोराइलेट होगा नहीं, E2F हमारा छोड़ेगा नहीं और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। आया समझ, आई होप आ गया होगा। देखो एक और बात समझो, ये हमारा आरबी हो गया, ये E2F हो गया, बाइंड करके रखा हुआ था। अगर CDK4 और 6 आ गए तो फॉस्फोराइलेट करके इसको एक्टिवेट कर देंगे और रिस्पॉन्सिव जीन्स बना देंगे। लेकिन अगर ये नहीं आए, अगर इनको इनिबिट कर दिया गया तो वो सेल साइकिल क्या हो जाएगा, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा। आया समझ। देखो G1 से S में जा रहे हैं, G1 से S में जा रहे हैं। अब आता है हमारा एक और चीज, रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इसका आता है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस के कैसे रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी को। साइक्लिन डिस्ट्रक्शन अकर बाय यूबिक्विटिन डिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस। ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि जो साइक्लिन होती हैं वो टूटती हैं और बनती हैं, टूटती हैं फिर बनती हैं। एक साइक्लिन एक चीज में काम नहीं करेगी, वो टूटेगी फिर बनेगी, नई बनेगी, फिर टूटेगी फिर नई बनेगी। एक एंजाइम काम आती है जिसको बोलते हैं SCF, इसको क्या बोलते हैं SCF। ठीक है, इसमें ये क्या है, एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, ये क्या है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। इससे पता चल रहा होगा ये क्या कराएगी, किसी भी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, यूबिक्विटिन कराएगी और उसका क्या करा देगी, प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन करा देगी, प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन करा देगी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ G1 फेज साइक्लिन्स। देखो अब तुम्हें क्या था, G1 फेज से कहाँ आना था, S फेज में आना था। जब तक मैं इन साइक्लिन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी, अगर मैं इन साइक्लिन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी तो क्या मैं S फेज में आ पाऊंगी, तो क्या मैं S फेज में आ पाऊंगी, नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, SCF को एक्टिवेट कराना पड़ेगा। ये SCF क्या करेगा, जो G1 साइक्लिन्स होंगी उनका क्या करा देगा, यूबिक्विटिनाइजेशन करा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा और जो हमारी सेल साइकिल होगी वो S फेज में एंटर
कर जाएगी। आई होप समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सी चीज है। SCF is responsible for controlling the G1S and G2M transition। तो ये G1S में भी काम करता है और G2M में भी काम करेगा। तो ये जो SCF होता है वो हमारी साइक्लिन्स को क्या करता है, डिग्रेड करवाता है, ठीक है, और सेल साइकिल में प्रोग्रेशन करवाएगा। आई होप समझ में आ गया हो। एक और बार देख लो बेशक कि G1 साइक्लिन्स थी, ठीक है, जो G1 को हमारे एक्टिवेट कर रही थी। अब लेकिन हमें जाना है S फेज में। अब S फेज में जाने के लिए पहले हमें इन्हें इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी तो S फेज की साइक्लिन्स एक्टिवेट होंगी ना। तो पहले इनको इनएक्टिवेट करो, उसके बाद S फेज की साइक्लिन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। चलो एक बार पढ़ लेते हैं ये वाला। The G1S checkpoints, also called G1 checkpoint, is located near the end of G1 phase, just before the entry of S phase. देखा ये वाली चीज। This is the point where the cells typically arrest the cell cycle if environmental conditions are unfavorable for cell division, such as presence of DNA damage or lack of growth factors. अब कौन से इनिबिटर्स हैं जो यूज आते हैं हमारे सेल साइकिल अरेस्ट में? आई थिंक इधर ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ देखो, ये इंक 4 होता है, जो इंक 4 है, जो INK4 है, वो प्रोटीन क्या होता है, बाइंड करती है स्पेसिफिकली जाके CDK4 और 6 से, और जाके बाइंड करेगी और क्या कर देगी, इसको इनिबिट करा देगी, इसको इनिबिट करा देगी। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रोटीन इंक 4, ठीक है। ये प्रोटीन स्पेसिफिकली बाइंड टू द CDK4 एंड 6 एंड इनिबिट देयर एक्टिविटी। ये क्या करेगी, इनिबिट कर देगी इनकी एक्टिविटी को। Now, DNA damage causes a down regulation of a degradation resulting in increased P53 concentration। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा DNA अगर डैमेज हो गया, DNA डैमेज हो गया तो हमारा इंक 4 का जो सिक्रीशन था वो कम होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे साइक्लिन D4 और 6 को इनएक्टिवेट करके दूसरे वाले साइक्लिन को एक्टिवेट करने वाले थे। लेकिन अगर हमारा DNA ही डैमेज हो गया तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हमें इनएक्टिवेट कराना नहीं है, हमें साइकिल को अरेस्ट ही करवाना है। तो वो DNA डैमेज क्या करेगा, P53 वाले पे काम करेगा, वो इस वाले पे काम नहीं करेगा। तो अगर DNA डैमेज होता है तो ये इंक 4 का जो सिक्रीशन होगा वो डाउन रेगुलेट हो जाएगा, डाउन रेगुलेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा P53 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, वो P21 को रिलीज करेगा और वो क्या कर जाएगा, वो सेल साइकिल अरेस्ट करा देगा। आई होप ये चीज समझ आई होगी। नाउ P53 स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ P21, ठीक है, P21 का स्टिमुलेट करता है, जैसे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, जो इनिबिट कर देगा CDK2 को, काइनेसिस की एक्टिविटी को, रेप्लिकेशन को, और ब्लॉक कर देगा किसको, G1 को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा, ठीक है। देखो ये हमारा था डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, ये था हमारा सिंगल स्टैंडर्ड DNA ब्रेक। यहाँ पे ATM आया जब हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA ब्रेक हुआ, इसने चेक पॉइंट 2 को क्या करा, फॉस्फोराइलेट करा और एक्टिव कर दिया। ATR ने क्या करा, हमारे चेक पॉइंट 1 को फॉस्फोराइलेट करा, उसको एक्टिव कर दिया। अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें क्या समझनी है यहाँ से, कि कैसे तुम्हारा G1 एंड S फेज इनएक्टिवेट हो रहा है और कैसे तुम्हारा G2 अरेस्ट हो रहा है। अगर हमारी CDC25A और CDC25C, तो तुम्हें याद क्या रखना है, जो ये CDC25A है ये हमारे कहाँ फेज में होती है, G1 S और S फेज में होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं CDC25C की, ये कहाँ पे होती है, ये हमारी होती है G2 फेज में, ठीक है। अब ये क्या है, ये CDC25A ये जरूरी है किसी भी सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। अगर मैं इन्हीं को इनिबिट कर दूं, अगर मैं CDC25 या 25C को इनिबिट कर दूं, तो क्या मेरी सेल साइकिल प्रोग्रेस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो हमारे G1 और S फेज में क्या होता है, जो S फेज है उसमें क्या होता है, ये चेक पॉइंट 2 और चेक पॉइंट 1 क्या करेंगे, ये हमारे CDC25 को क्या कर देंगे, फॉस्फोराइलेट कर देंगे, जो क्या काम करने वाले थे, जो CDK2 को एक्टिवेट करने वाले थे, और ये CDK2 क्या करता, हमारा सेल साइकिल का प्रोग्रेशन करा था। लेकिन अगर मैंने CDC25A को ही अरेस्ट करवा दिया तो क्या ये CDK2 को एक्टिवेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा।
जिसकी वजह से G1 और S हमारा क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं G2 की बात करूं तो CDC 25 किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, G2 की साइकिल को एक्टिवेट कराने के लिए, उसका सेल साइकिल प्रोग्रेशन कराने के लिए, CDK1 को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन चेक पॉइंट्स ने क्या करा, इसी को इनिबिट कर दिया फॉस्फोराइलेट करके। जैसे ही इनिबिट करेंगे तो कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, CDK एक्टिवेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से G2 भी अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होंगी तुम लोगों को। और आज मैं शायद इतना ही कराने वाली हूँ तुम्हें, नहीं चलो ये वाला कर लेते एक बार, इसमें भी लिखा हुआ है। In response to the DNA damage, the signal initiated by the sensor transduced to the ATM. ATM का क्या फुल फॉर्म है, ataxia telangiectasia mutated। ठीक है, ATM that is ataxia telangiectasia and mutated। ठीक है, ये थोड़ी टफ हो गई हमारी। नेक्स्ट इज ATR। ATR को क्या बोलते हैं, अटेक्सिया टेलेंगेक्टेसिया एंड रेड थ्री रिलेटेड प्रोटीन्स और काइनेजेस। इन काइनेजेस का क्या काम होता है, फॉस्फोराइलेशन कराना, विच फॉस्फोराइलेट अ ग्रेट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट। अगर मैं बात करूं कि अगर ATM एक्टिवेट हो जाता है या फिर हमारा ATR एक्टिवेट हो जाता है, तो वो चेक पॉइंट जो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज होती है वहां पे क्या करते हैं, ये चेक पॉइंट 1 एंड 2 जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वहां पे फॉस्फोराइलेशन कराएंगे जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये चेक पॉइंट 1 और 2 क्या करते हैं, किसको इनिबिट करेंगे, CDC 25A को इनिबिट करेंगे और CDC 25C को इनिबिट करेंगे। तो जैसे ही 5A और 5C इनिबिट होंगी तो ना तो G1 से S का ट्रांजिशन होगा, ना S का ट्रांजिशन होगा, और G2 को भी अरेस्ट कर देंगे। तो ये पूरा फंक्शन होता है ATM ATR का सारा। ठीक है, अभी हम इतना ही पढ़ लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें M फेज वाला पूरा बता दूंगी। APC CDC वाला रह गया है हमारा, V काइनेजेस रह गई है हमारी, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो रह गया है, उसके क्वेश्चन के साथ में वो सारा तुम्हारे कंप्लीट करा दूंगी। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों ने मुझसे पूछा कि ना मैम लाइव कब आओगे। एक्चुअली मेरा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। जितना तुम लोगों का ये हो रहा है कि लाइव क्यों नहीं आ रही, मेरा भी उतना ही हो रहा है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं नेट कनेक्शन जल्दी से प्रॉब्लम ना करे, और मैं लाइव वैसे ही आऊँगी। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, या फिर तो मैं वहीं खुद रिप्लाई कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आई होप प्रॉब्लम ना हो तुम्हें और जल्दी से नेट वाला इशू मैं सॉल्व करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।